मित्रों, बंधुओं और हमारे सभी नौजवान साथियों, साथ ही हमारे सभी नौजवान विद्यार्थियों, आपको प्रभात राय का अभिवादन स्वीकार हो। ये वर्ष काकोरी कांड की शताब्दी का वर्ष है और इसके एक प्रमुख किरदार, इसके एक प्रमुख लीडर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के ऊपर आज हम अपनी वार्ता को केंद्रित कर रहे हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी धारा के मुख्य सेनानी थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने सिर्फ 30 वर्ष की आयु में ब्रिटिश सरकार ने जिनको सजाए मौत दे दी थी, ऐसे थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल मैनपुरी षड्यंत्र केस और काकोरी कांड सरीखे अनेक क्रांतिकारी कारनामों में शामिल थे और उनका नेतृत्व कर रहे थे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सर्वोच्च लीडरों में से एक प्रमुख लीडर थे। महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी होने के साथ ही साथ राम प्रसाद बिस्मिल एक कवि, एक शायर, एक अनुवादक, एक बहुभाषाविद और इतिहासकार और साहित्यकार भी थे। इतनी सारी खूबियां पंडित राम प्रसाद बिस्मिल में थीं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, उनका उर्दू तकल्लुफ़ था बिस्मिल, जिसका हिंदी में अर्थ होता है आत्मिक रूप से घायल, आहत। बिस्मिल के अतिरिक्त वे राम और आरंभिक जीवन में जो उनकी शिक्षा थी उस पर हम चर्चा करते हैं। 11 जून 1897 को राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ था। शाहजहाँपुर शहर के खिरनी बाग मोहल्ले के जन्मे थे वो, और उनके पिता का नाम था पंडित मुरलीधर और माता थी मूलमती देवी। वो दूसरी संतान थे अपनी माता पिता की, क्योंकि उनसे पूर्व एक उनके पुत्र की मौत हो चुकी थी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के बड़े भाई की। तो उनको बहुत उनके माता उनकी जन्मपत्री को एक ज्योतिषी के पास ले गई, उनसे जन्मपत्री उन्होंने दिखाई तो उन्होंने भविष्यवाणी की कि ये बच्चा बहुत ही तेजस्वी, बहुत शौर्यवान, बहुत ही प्रतिभाशाली और प्रबुद्ध सिद्ध होगा। ये तो एक लंबी कहानी हम किसको बहुत ही संक्षेप में अपने विद्यार्थियों के लिए, अपने साथियों के लिए पेश कर रहे हैं, बहुत ही संक्षेप में, क्योंकि इतना विशद और महान जीवन है। हालांकि उन्होंने सिर्फ 27 वर्ष, करीब 30 वर्ष का जीवन जिया। 1927 में उनको सजाए मौत दी गई ब्रिटिश सरकार द्वारा, और ये बहुत ही क्रांतिकारी, बहुत ही शानदार उन्होंने ज़िंदगी जी। तो माता पिता ने जैसे उनके प्रति बहुत ही अपना स्नेह, आदर, प्यार दिखाया और ज़्यादा ही उन्हें लाड किया। इस लाड में वो बिगड़ भी गए, कुछ बिगड़ ही आता ज़्यादा लाडला बच्चा। वो पिताजी के पैसे चुराने लगे और सिगरेट विगरेट पीने लगे। जब यह पता लगा पिता को बड़ा क्षोभ हुआ, लेकिन जैसा कि अंत में हुआ, जैसा कि ऐसे बच्चों के साथ कई बार होता है कि जब कुसंग मिलता है तो वो बिगड़ जाते हैं और जब सत्संग मिलता है तो वो एक महान शख्सियत बन जाते हैं। इसी तरह की कुछ घटनाएं राम प्रसाद बिस्मिल की ज़िंदगी में भी हुई। पढ़ने में वो ज़्यादा उनका मन नहीं लगता था, खेल कूद में जैसे मैंने बताया ख़राब शौक भी उनको लग गए थे बचपन में। लेकिन अचानक उनको इंद्रजीत सिंह नाम के एक व्यक्ति से उनकी मुलाकात हुई, जिन्होंने उनकी मुलाकात आचार्य सोमदेव शास्त्री से कराई, जो आर्य समाज के बड़े बड़े लीडर थे, बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति थे। वो आए शाहजहाँपुर में और उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। तो आचार्य सोमदेव ने उनको सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के लिए दी और उनको योगाभ्यास में भी दीक्षित कराया। उनके पिता ने उनकी शिक्षा के लिए उर्दू भी सिखाई, उनको अंग्रेजी भी सिखाई, हिंदी भी सिखाई, लेकिन असली पढ़ाई उनके आर्य समाज में हुई। जिस राम प्रसाद बिस्मिल को आज हम जानते हैं, वस्तुतः उसका निर्माण आर्य समाज के आंदोलन ने किया। स्वामी दयानंद से वो भेद प्रभावित हुए और उन्होंने उनकी अनुसरण करने का संकल्प लिया। इसी बीच क्या हुआ कि वो बहुत ही ज़बरदस्त उनकी शख्सियत बनने लगी और वो धीमे धीमे आर्य समाज के पथ पर अग्रसर हुए और आर्य समाज शाहजहाँपुर से उनका गहरा नाता स्थापित हुआ और स्वामी सोमदेव के साथ भी उनका बड़ा गहरा संबंध स्थापित हुआ, जो जीवन पर्यंत उनका संबंध ये बना रहा स्वामी सोमदेव के साथ।
व्यायाम भी करते थे, वो योगाभ्यास भी करते थे, अध्ययन भी करते थे। और ये एक ऐसा एक ज़बरदस्त परिवर्तन उनके व्यक्तित्व में हुआ कि उनका शरीर इस व्यायाम से, योगाभ्यास से बेहद बलिष्ठ हो गया। ध्यान योग भी करते थे, मेडिटेशन करते थे, जैसा कि आर्य समाज के शिविरों में सिखाया जाता है, वो सब करने लगे। तो जिस मुंशी इंद्रजीत सिंह ने उनकी ज़िंदगी को बदला, उनका भी उल्लेख जरूरी है। उन्होंने ही मिलवाया था आचार्य से, जो स्वामी सोमदेव का हमने जिक्र किया, वो बहुत बड़े आचार्य भी थे। तो गवर्नमेंट स्कूल में वो पढ़े 8वीं क्लास तक, और फिर वो आर्य समाज के अंदर दीक्षित हुए, शिक्षित हुए। उनका पूरा व्यक्तित्व निर्मित हुआ और 1916 में ही वो कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए और लोकमान्य तिलक निर्वाचित हुए थे। 1916 में छूट कर आए थे जेल से, मांडले जेल में लोकमान्य तिलक थे। और अधिवेशन में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने, जो उस समय कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, गांधी जी के अनुयायी थे, बाल गंगाधर तिलक के भी अनुयायी थे। उल्लेखनीय कि गांधी जी का भी भारत में आगमन हो चुका था दक्षिण अफ्रीका से। हालांकि उस वक्त सबसे बड़े लीडर कांग्रेस के लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, जो कि युवकों को बहुत प्रिय थे। तो इसी अधिवेशन में उनकी मुलाकात हुई मुकंदी लाल से। मुकंदी लाल जी भी बड़े क्रांतिकारी थे और वो उनके सहयोगी बन गए। बहुत सारी लंबी कथा है, जिसको हम बहुत संक्षेप में आपके सामने पेश कर रहे हैं। बहुत लंबी और विशद कथा है, जिसको हम बहुत ही मुख्तसर तौर पर, बहुत ही संक्षिप्त तौर पर आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि ये काकोरी कांड का शताब्दी वर्ष है। 9 अगस्त 1925 को ये घटना घटित हुई थी और 19 दिसंबर को 1927 को इसी कांड में, काकोरी कांड के किरदार होने के कारण, उसमें गहरी शिरकत करने के कारण, उसका नेतृत्व करने के कारण राम प्रसाद बिस्मिल को, ठाकुर रोशन सिंह को और अशफाक उल्ला खान को और राजेंद्र लहड़ी को सजाए मौत दी थी। राजेंद्र लहड़ी को 17 दिसंबर को कलकत्ता जेल में फांसी की सजा दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल को और ठाकुर रोशन सिंह को और अशफाक उल्ला को विभिन्न जेलों में सजाए मौत दी गई, फांसी के तख्ते पर लटकाया गया। तो इस तरह से 100 वर्ष के होने पर ये हमने एक वीडियो अशफाक उल्ला खान के ऊपर भी बनाया था, जिसको हमारे साथियों ने, हमारे विद्यार्थियों ने बहुत अधिक पसंद किया। लेकिन उसका जो सर्वोच्च लीडर है वो है राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल शुरू में गांधीवादी थे और गांधी के लिए, तिलक के लिए समर्पित रहे, लेकिन बाद में उनको मोह भंग हुआ कांग्रेस के मूवमेंट से। जब चौरी चौरा कांड हुआ 1922 में, उस समय इन क्रांतिकारी साथियों का, इन नौजवानों का कांग्रेस से मोह भंग हुआ और उन्होंने एक नई संस्था निर्मित की। इसी बीच में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की मुलाकात होती है, जैसे मैंने अभी उल्लेख किया, मुकंदी लाल से, जो उनके साथ बड़े क्रांतिकारी बने। बाद में उनको भी बड़ी लंबी सजा मिली काकोरी कांड में। और उनकी मुलाकात 1922 में जब ये विमुख हुए गांधी से, तो फिर इन्होंने एक संस्था बनाई, मातृ देवी। और इनकी मुलाकात पहले ही पंडित गेंदालाल दीक्षित से हो चुकी थी, जो स्वयं एक बड़े क्रांतिकारी थे। वो उनके मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक बन गए। और सचिंद्रनाथ सान्याल, बड़ा उल्लेखनीय नाम है क्रांतिकारी आंदोलन का, जिनको गदर पार्टी के विद्रोह के कारण आजीवन कारावास दिया गया था। लेकिन बाद में वो रिहा होकर बनारस पहुंचे और उन्होंने एक नई पार्टी का गठन किया, लाला हरदयाल की प्रेरणा से। लाला हरदयाल उस समय यूरोप में थे। अमेरिका में एक लंबा इतिहास है लाला हरदयाल का, इस पर हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं। बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं गदर पार्टी के, जिनका शिष्य था करतार सिंह सराभा, जिसको भगत सिंह भी अपना गुरु मानते थे और हर वक्त उसका फोटो अपनी जेब में रखा करते थे। ऐसे थे लाला हरदयाल। तो लाला हरदयाल और सचिंद्रनाथ सान्याल दोनों साथी थे। सचिंद्रनाथ सान्याल को आजीवन कारावास हुआ था और उन्हीं की प्रेरणा से सचिंद्रनाथ सान्याल ने एक नए दल का गठन किया, जिसका नाम रखा गया हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। इसी में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल शामिल हुए और उनके साथ जुड़े मनमथ नाथ गुप्ता, बहुत सारे साथी वहाँ बनारस में थे।
ये तो शाहजहाँपुर में रहते थे उस वक्त, अशफाक उल्लाह भी शाहजहाँपुर में रहते थे। ये सब साथियों ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी को ज्वाइन किया और मातृ देवी संस्था जो इन्होंने बनाई थी पंडित गेंदालाल दीक्षित के साथ मिलकर, उसका विलय कर दिया हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी में। लेकिन इससे पहले भी वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के तहत बहुत सक्रिय रहे और उन्होंने कई डकैतियां भी डाली, क्रांतिकारी डकैतियां डाली, क्योंकि फंड की जरूरत थी, पैसे की जरूरत थी क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के लिए। इसी बीच में आर्य समाज के एक बड़े लीडर, गदर पार्टी के भी बड़े लीडर भाई परमानंद को भी फांसी की सजा गदर पार्टी में सुनाई गई थी। उससे भी बड़े हतप्रभ हुए, बहुत गहराई से जुड़े थे। भाई परमानंद लाहौर के रहने वाले थे और ये सब कारण बने उनके क्रांतिकारी बनने का। आर्य समाज की पृष्ठभूमि, गांधी से उनका मोह भंग असहयोग आंदोलन को वापस लिए जाने के बाद, इसके बाद दो दलों का उदय होता है हिंदुस्तान के क्रांतिकारी पटल पर। एक तो स्वराज पार्टी बनती है जिसे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय जैसे बड़े वकील मिलकर बनाते हैं, जो कि संविधान के तहत पार्टिसिपेशन करती है लेजिस्लेटिव असेंबली में, ब्रिटिश ओरिएंटेड लेजिस्लेटिव असेंबली। और दूसरी क्रांतिकारी पार्टी बनती है गदर पार्टी का तो पूरा अंत हो चुका है और उसी के अवशेषों से खड़ी होती है एक नई पार्टी, उन्हीं के लोगों के द्वारा खड़ी की जाती है मूलतः कहा जाए तो, जिसमें सबसे बड़ा किरदार लाला हरदयाल का है, शशीनाथ सान्याल का है। और ये नए नौजवान जो गांधी से विमुख होकर, गांधी से निराश होकर क्रांतिकारी बने थे, हथियारबंद क्रांति में जिनका यकीन हुआ था, जिस तरह गदर पार्टी के क्रांतिकारियों का था कि हिंदुस्तान को आज़ाद किया जा सकता है कि सशस्त्र क्रांति के दम पर, इसी तरह का यकीन इनके अंदर भी पैदा हुआ। तो ये एक बड़ा दल बना और अनेक ट्रेन डकैती से पहले ये जो काकोरी कांड है, ये ट्रेन डकैती है जिसमें सरकारी खजाना लूटा गया। लेकिन 18 को कुल मिलाकर इन्होंने जून 1918 में 3 डकैतियाँ डाली थी और बहुत सारी खोज चल रही थी युवकों की। और दिल्ली के लाल किले के सामने से कांग्रेस अधिवेशन संगठन में नवयुवकों ने चिल्ला कर एक ग्रंथ बेचना शुरू किया जिसका अनुवाद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था। वो ग्रंथ था अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास। वो भी क्रांतिकारी संघर्ष था जो जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में लड़ा गया था और जिस संघर्ष के द्वारा अमेरिकन ने ब्रिटिश एम्पायर को उखाड़ फेंका था अमेरिका से, उससे बहुत प्रेरित थे ये लोग। इटली के एक मैजनी नाम के क्रांतिकारी थे जिन्होंने, और गैराबाल्डी जिन्होंने आज़ाद कराया था इटली को और यूनिफिकेशन किया था, एकीकरण किया था, उनसे ही बड़े प्रेरित थे ये। और इन्होंने अनेक पुस्तकों का अनुवाद किया उस दौर में। जब ये फरारी का दौर था, मैनपुरी की डकैती पड़ी तो इनके वारंट हो गए 6 युवकों में, ये पकड़े नहीं गए और ये भाग गए जंगलों के अंदर। और वो जंगल था ये जो नोएडा वाला जहाँ बसा है आज, ये बड़ा बियड जंगल होता था। इसमें बबूल का जंगल था, यहाँ कोई पर नहीं मारता था और बहुत सुरक्षित स्थान समझा जाता था ये पूरा का पूरा इलाका। आज सरसब्ज हो चुका है, नोएडा बन चुका है। और ये मैंने कहा ना, ये बड़ी लंबी कहानी जिसको मैं बहुत ही संक्षेप में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो ये अनेक जगह रहे। औरैया के थे अपने जो है क्या नाम है पंडित गेंदालाल दीक्षित, और वो इनके पहले गुरु थे, क्रांतिकारी पहले गुरु। दूसरे गुरु शशीनाथ सान्याल बने, लाला हरदयाल बने, भाई परमानंद बने। ये सब सभी क्रांतिकारी आर्य समाजी बैकग्राउंड के हैं। और अशफाक उल्लाह भी इनके साथी बने वहीं इसी दौर में, जबकि हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का गठन कर रहे थे। और बहुत सारे चंद्रशेखर आज़ाद भी आए इनके साथ उस दौर में। तो ये जो थे, इसके बाद एक लंबी कहानी शुरू होती है। कई अनेक ट्रेन डकैतियों से निराश हो गए, क्योंकि एक दो डकैतियों में हुआ क्या, क्रांतिकारी डकैतियों में हत्या हो गई। हालांकि बड़े सेठों को लूटते थे ये, बड़े अमीरों को लूटकर क्रांतिकारी पार्टी का फंड और हथियार खरीदते थे अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए, अंग्रेज साम्राज्य से। लेकिन एक डकैती में जो बामरौली में हुई थी, उसमें ये बड़े निराश हुए, 1-2 की हत्या हो गई। उन्होंने कहा अब ये रास्ता हम नहीं अपनाएंगे। और मेरठ के ही वैश्य अनाथालय में उस समय एक सुपरिटेंडेंट होते थे विष्णु शरण दुबलिश, जिनसे इनकी मुलाकात बरेली जेल में हुई थी। ये बरेली जेल में दोनों ही असहयोग आंदोलन के तहत गिरफ्तार हुए थे और बंद हुए थे। बरेली सेंट्रल जेल में बड़े दोस्त बन गए। तो काकोरी कांड के षड्यंत्र की पूरी रचना मेरठ में हुई। वो मेरठ जो 1857 की धरती है,
जो क्रांतिकारियों की धरा रही। एक लंबा युद्ध यहाँ से शुरू हुआ, हालांकि वो पराजित हुआ युद्ध, लेकिन बहुत अविस्मरणीय छाप भारत के इतिहास पर छोड़ गया वो युद्ध। तो 2 वर्ष का इनका भूमिगत जीवन है। इसके बाद मैनपुरी जो बड़ी डकैती थी, उसके बाद ये 2 वर्ष छुपे रहे और इन्होंने बहुत सारी साहित्यिक रचनाएं की। मैंने बताया उर्दू में तो सिद्धस्त हो चुके थे। आर्य समाज के अंदर दीक्षित होने के कारण स्वामी सोमदेव ने इनको संस्कृत में दीक्षित किया था। संस्कृत भाषा ये धारा प्रवाह बोल लेते थे, अंग्रेजी धारा प्रवाह बोल लेते थे। ये सब स्वाध्याय के बल पर, बहुत हायर एजुकेशन इन्होंने नहीं ली थी, लेकिन स्वाध्याय के बल पर, हालांकि गुरुकुल के विद्यार्थी रहे स्वामी सोमदेव के कारण वहीं इन्होंने संस्कृत सीखी। तो मालूम यह चला कि एक मुठभेड़ में इनको एक अफवाह फैल गई इनके पूरे इलाके में, शाहजहाँपुर के पूरे क्षेत्र में, अवध क्षेत्र में, कि ये मारे गए गोली से। और हालांकि ये छलांग लगाकर यमुना में कूद गए थे और योगाभ्यास के कारण लंबे समय कई मील तैरते हुए निकल गए, पुलिस से बच गए। तो बड़ी लंबी कहानी इनके साथ में है। जो नोएडा का जो बिहड़ जंगल है, जहाँ बबूल था, मैंने बताया आदमी दूर दूर तक दिखाई नहीं देता था। वो बहुत बढ़िया एब्सकॉन्डर्स की जो क्रांतिकारी, फरार क्रांतिकारी थे, उनके छुपने की शानदार जगह थी। उसको बीटावन सेक्टर के अंदर वो आ गया है आजकल नोएडा के। वो रामपुर जागीर होती थी वहाँ पर। ये रहे वहाँ पर, उन्होंने कई रचनाएं भी की, कई रोचक अनुवाद किए पुस्तकों के। उन्होंने एक बड़ी मशहूर पुस्तक वहाँ लिखी, क्रांतिकारी बोल्शेविकों के कारनामे। ये बड़ी मशहूर है। ये उल्लेख उन्होंने अपनी आत्मकथा में 2 खंड में किया है, जो स्वदेश के नाम से प्रकाशित हुई। स्वदेश उपशीर्षक था पलायन अवस्था। यह कहकर उन्होंने क्रांतिकारी उपन्यास और भी कई लिखे। एक कैथरीन पर उन्होंने लिखा, मदर ऑफ द रिवोल्यूशनरी ऑफ रशिया। वो कैथरीन के नाम से इनका एक उपन्यास हुआ। वो एक उपन्यास का से प्रेरित है जिसे माँ लिखा था गोर्की ने। अरविंद घोष की एक अतीम पुस्तक, शानदार पुस्तक, बंगला पुस्तक, यौगिक साधना का भी उन्होंने हिंदी अनुवाद किया। हालांकि वो संस्कृत बड़ी सांस्कृतिक थी, संस्कृत में थी, उसका भी उन्होंने अनुवाद किया यौगिक साधना का। तो अरविंद घोष का वो बहुत आदर करते थे। सभी क्रांतिकारियों का अरविंद घोष समय बड़े क्रांतिकारी दल के, बंगाल के क्रांतिकारी दल के और उनके क्रांतिकारियों के लीडर हुआ करते थे। तो बिस्मिल ने वो निरापद स्थान का शानदार अपनी रचनाओं के लिए, अपने साहित्यिक अध्ययन के लिए, साहित्यिक सृजन के लिए ज़बरदस्त इस्तेमाल किया। वो लंबा फरारी का जीवन है, वो उन्होंने कई जगह बिताया। अपनी बहन शास्त्री थी, उनकी बहन, छोटी बहन, उसके गांव में भी चले गए। वो गांव मैनपुरी ज़िले में था, वहाँ भी रहे। फिर ये भिंड और मुरैना के इलाकों में भी घूमते रहे। इसके बाद जब ये मैनपुरी षड्यंत्र कांड का फैसला आया तो उसमें इनको मुकंदी लाल को सजा दी गई, सिर्फ 2 वर्ष की। उसमें उस ट्रेन डकैती, जो डकैती थी, मैनपुरी क्रांतिकारी डकैती थी, जिसमें एक बड़े सेठ को इन्होंने लूटा था। इसके बाद रामप्रसाद बिस्मिल ने रास्ता छोड़कर गांधी का रास्ता अपना लिया। जैसे मैंने बताया, वो गांधी के भक्त हो गए। और जब तिलक अध्यक्ष बने तो लखनऊ में उनका एक जुलूस निकला जिसमें इन्होंने बग्गियां हटाकर खुद वो घोड़े खींचे। इन क्रांतिकारियों ने, इन क्रांतिकारी नौजवानों ने तो क्रांति का पथ छोड़कर शांति का पथ अपना चुके थे एक दौर में, लेकिन फिर क्रांति पथ पर अग्रसर हुए। गांधी से निराश होकर विमुख हो गए बुरी तरह से। वो कहने लगे कि गांधी ने अचानक कुछ हमारे कितने लोगों को अंग्रेज़ों ने मारा है, अगर हमारे कुछ लोगों ने अंग्रेज़ों को मारी दिया, अंग्रेजी पुलिस के, तो कौन सा बड़ा गुनाह हो गया। ये इनके मन में विचार कौन था। लाखों लोगों की अंग्रेज़ों ने हत्याएं की 1857 में भी, विभिन्न संग्रामों में, सभी जानते हैं। तो ये अहिंसा के पथ से फिर विचलित होकर चले गए क्रांतिकारी पथ पर, और ये दल धीमे धीमे शानदार ढंग से विकसित होने लगा। और इसमें बहुत सारे साथी देश भर से जुड़े। योगेश चंद्र चटर्जी बड़ा उल्लेखनीय नाम है, इनको भी काकोरी कांड में आजीवन कारावास दिया गया था। बहुत सारे नाम हैं, मैं इन नामों का सबका धीमे धीमे कोशिश करूंगा उल्लेख कर सकूं, लेकिन जो नाम छूट जाएंगे उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन एक अधिवेशन में मौलाना हसरत मोहानी ने जब गांधी का विरोध करते हुए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस में, तो इन युवकों ने जबरदस्त ढंग से मौलाना हसरत मोहानी का साथ दिया। मौलाना हसरत मौलानी कानपुर के थे, बड़े शायर थे, बड़े क्रांतिकारी थे, साम्यवादी विचारों के समर्थक थे।
और उनके उनके तहत ही गणेश शंकर विद्यार्थी और मौलाना हजरत मोहानी और सत्यप्रकाश, 2-3 ये ऐसे नाम है कानपुर के। जब भगत सिंह कानपुर में थे, घर से भागकर आए थे, चंद्रशेखर से मिले थे, तो इन्हीं के द्वारा भगत सिंह समाजवाद की शिक्षा में दीक्षित हुए थे। वहीं से उन्होंने समाजवाद का पाठ पढ़ा था भगत सिंह ने। तो मौलाना हजरत मोहानी भी एक बड़ा नाम है, इतिहास में क्रांतिकारी नाम है। तो ये लंबा संघर्ष फिर वो शुरू होता है और फिर ये फैसला करते कि अब हम ये क्रांतिकारी डकैतियाँ नहीं डालेंगे, हम एक खजाना लूटेंगे। और विष्णुभूषण दुबलिश के एक अनाथ आश्रम में, क्योंकि सुपरिटेंडेंट थे, वहाँ एक मीटिंग होती है जिसमें फैसला किया जाता है कि काकोरी में ट्रेन रोकी जाएगी। कलकत्ता सहारनपुर लखनऊ मेल थी है, जिसकी जंजीर खींचकर ट्रेन रोकी गई काकोरी के पास और फिर खजाना लूटा गया। इसको जब संदूक देखे, जो खजाने के संदूक थे, तो कौन तोड़ता है इनको? तो अशफाकुल्लाह बहुत ही ताकतवर, बहुत बलिष्ठ व्यक्ति थे, राम प्रसाद बिस्मिल की तरह। इनके साथी थे बचपन के, लंबा साथ था इनका। उन्होंने वो संदूक तोड़े और अपने रिवॉल्वर मनमथनाथ गुप्ता को पकड़ा दिए, जो माउजर था उनके पास। उससे क्या हुआ कि एक मर गया यात्री। तो मनमथनाथ गुप्ता तो नाबालिग थे, उस समय 17 वर्ष की आयु थी उनकी सिर्फ, और इसलिए उनकी सजा को डिले किया गया काकोरी कांड में, ताकि मनमथनाथ गुप्ता को जुनिवाइल ऑफेंस में ना होकर उनको, जब वो वयस्क हो जाए तब उनको आजीवन कारावास दिया जाए। सजाए मौत नहीं दी जा सकती थी शायद उन्हें। सजाए मौत के लिए रिकमेंड किया था, लेकिन वो ऊपरी अदालत ने उनकी सजाए मौत को बदल दिया आजीवन कारावास में। तो इस तरह से ये HRA का जो बड़ा लंबा इतिहास है। और काकोरी कांड जब हुआ तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और ये कोई साथी नहीं पकड़ा गया। एक शाल छूट गया गलती से वहाँ, जिस पर एक ड्राई क्लीनर का नाम था, क्योंकि जाड़े के दिन थे। एक क्रांतिकारी शॉल लपेटे हुए था और वो शाल वहाँ छूट गया। उस वहाँ पता पूछते पूछते पुलिस पहुँच गई, ब्रिटिश इंटेलिजेंस पुलिस पहुँच गई और एक के बाद एक साथी गिरफ्तार कर लिए गए। एक बनवारी लाल नाम का गद्दार भी क्रांतिकारी साथ था, जो पुलिस का एजेंट था। उसने एक के बाद एक सब साथियों को पकड़वा दिया। इस तरह से 40 क्रांतिकारी। हालांकि काकोरी एक्शन में जो हुआ कांड, जिसे हम कहते हैं ना काकोरी कांड, उसमें 10 साथियों ने सिर्फ हिस्सा लिया था। तो उन 10 साथियों में चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, मनमथनाथ गुप्ता भी थे, अशफाकुल्लाह भी थे, बहुत सारे नाम हैं उसमें भी, 10वें भी, जिनका उल्लेख हम करेंगे आगे चलकर, उनका उल्लेख भी करेंगे। तो ये नव गठित पार्टी थी जिसने एक बड़े बड़े कारनामे सबसे पहले अंजाम दिए। योगेश चटर्जी मौके वारदात पर नहीं थे, सचिन नाथ सान्याल भी नहीं थे, जो सबसे बड़े लीडर थे इस पार्टी के, बंगाली लीडर। वो उस समय उत्तर प्रदेश में नहीं थे, वो तो बंगाल में सक्रिय थे। राजेंद्र लहरी जरूर थे उस एक्शन में साथ। राजेंद्र लहरी भी बंगाली थे और वो उस काकोरी जो कांड के अंदर वो शामिल थे। तो इस तरह से ये जो क्रांतिकारी पार्टी है, इसने ब्रिटिश सत्ता को उस समय हिला कर रख दिया था, पूरी तरह से हिलाया था। इसमें प्रेम कृष्ण खन्ना, मुकुंदी लाल, जिसे मैंने पहले उल्लेख किया, मुकुंदी लाल को मैनपुरी क्रांतिकारी डकैती में सजा हो चुकी थी। विष्णुभूषण दुबलिश, सुरेश चंद्र भट्टाचार्य, रामकृष्ण खत्री, मनमथनाथ गुप्ता, राजकुमार सिन्हा, ठाकुर रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, गोविंद चरण कार, राम दुलारे त्रिवेदी, रामनाथ पांडे, सचिन नाथ सान्याल का मैं पहले उल्लेख कर चुका हूँ, और भूपेंद्र नाथ सान्याल जो उनके भाई थे, और प्रमरेश कुमार चटर्जी। ये 17 लोग थे जिनको सजा दी गई। हालांकि काकोरी के एक्शन में तो 10 ही लोग थे, लेकिन इनको सहयोगी के रूप, प्रबल सहयोगी के रूप में लंबी सजाएं दी गई, विभिन्न काल की। आजीवन कारावास अनेक लोगों को मिला, कुछ को 15 वर्ष की सजा मिली, कुछ को 20 वर्ष की मिली, कुछ को 10 वर्ष की मिली। तो ये क्योंकि मैंने पहले ही उल्लेख किया कि ये बहुत संक्षेप वीडियो है, तो मैं बहुत तफसील में नहीं जा रहा हूँ इन सजाओं के। तो रिवोल्यूशनरी नाम से उन्होंने उससे पहले एक पैम्फलेट भी प्रकाशित किया था। ये पार्टी का जो घोषणा पत्र था, जो पार्टी काम कर रही थी, जिसको कहते हैं हम कि ये जो पार्टी थी क्रांतिकारी पार्टी, तो इसने रिवोल्यूशनरी नाम का एक पर्चा 4 पेज का था, वो उसमें अपने उद्देश्य बताए और गांधी से अपनी
असहमति भी व्यक्त की कि क्यों हम कांग्रेस के मूवमेंट से अलग होकर क्यों ये क्रांतिकारी पार्टी बना रहे हैं। तो बहुत बांटा गया, लंबे समय की, लंबे दूर दूर तक बांटा गया। और इसके बाद ये पार्टी के जब लोग पकड़े गए तो चंद्रशेखर आजाद नहीं पकड़े जा सके, और कुंदन लाल गुप्ता, ये दो क्रांतिकारी थे जो 40 क्रांतिकारियों में शामिल थे जिनको पुलिस ने अरेस्ट करने के लिए वारंट निकाले थे, लेकिन ये आखिर तक नहीं पकड़े जा सके। बाद में कुंदन लाल गुप्ता तो पकड़े गए, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर गिरफ्तार हुए और उनको आजीवन कारावास हुआ, क्योंकि वो दो बड़े ब्रिटिश विरोधी संघर्षों में शामिल थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी में और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी बाद में बनी भगत सिंह के नेतृत्व में। आज़ाद बच गए, उन्होंने दोबारा पार्टी को खड़ा किया। और ये जो बनवारी लाल, जिसका मैंने बार बार जिक्र किया, बनवारी लाल ने गद्दारी की, मुखबिरी की, और उनको भी लेकिन सज़ा मिली। ये देखिए, अंग्रेज़ों ने मुखबिर को एक वादा माफ गवाह बनाया था, लेकिन उनको भी 2 वर्ष की सज़ा दी गई। तो ये जो 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर गाड़ी थी जिसमें ये सवार हुए थे, इन सभी के पास पिस्तौलें थी, सबके पास माउजर थे और सब कुछ था इनके पास, स्वचालित हथियार भी थे। तो इन स्वचालित हथियारों की मदद से ये काकोरी ट्रेन डकैती, जो इतिहास का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है, ये सीधा चैलेंज था ब्रिटिश एम्पायर को, सीधा का सीधा, कि हम देखिए तुम्हारी सारी इंटेलिजेंस को फेल करते हुए, सारी ताकत को फेल करते हुए, सारे सशस्त्र बलों को चुनौती देते हैं कुछ मुट्ठी भर क्रांतिकारी, जरा हिम्मत तो देखिए, जरा हौसला तो देखिए इनका। तो इस तरह से ये जो थे बड़े नाम बन गए। मैंने जैसे पहले बताया, एक मर गया था इंसान इसमें, हालांकि एक मरने के बाद ये एक धारा 302 भी लगी इनके ऊपर, डकैतियों की तो धारा लगी, लेकिन इनके ऊपर सेडिशन भी लगा, सेडिशन चार्ज, राजद्रोह, उसमें भी सजा मौत दी जाती है। इस तरह हत्या में दी जाती है, तो राजद्रोह की सज़ा में भी इनको सजाए मौत दी 4 क्रांतिकारियों को। और वो खजाना लूटकर जैसे ये वापस पहुंचते हैं तो एक के बाद एक गिरफ्तार हो जाते हैं, जिससे सिर्फ कुंदन लाल और चंद्रशेखर आज़ाद एक नया इतिहास रचते हैं, एक नई पार्टी खड़ी करते हैं जिसके अंदर बहुत सारे क्रांतिकारी आते हैं। और इनका जो इंस्पिरेशन था, जैसे मैंने बताया, वो स्कॉटलैंड के क्रांतिकारी थे। स्कॉटलैंड के और आयरलैंड के जो लड़ रहे थे, खासतौर से आयरलैंड के रिवोल्यूशनरीज, वो इस तरह के खजाने लूटने के लिए बड़े प्रख्यात हो चुके थे और उनसे बहुत प्रेरित रहे। जैसे मैंने कहा, इन्होंने आयरिश क्रांतिकारियों से भी प्रेरणा ली, अमेरिकन रिवोल्यूशनरी से भी प्रेरणा ली, बड़ी बड़ी ज़बरदस्त किताबें लिखी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने, जो आज भी उनकी जो पूरी जो एक संचित वो है लेखनी उसमें शामिल की गई हैं, जो उनके कलेक्टेड वर्ड्स हैं राम प्रसाद बिस्मिल के। बहुत लिखा उन्होंने, बहुत लिखा। देखिए कितना बड़ा एक्शन में, कितने छोटे वक्त में कितना लिख सकता है एक शख्स, ये कमाल है उनके व्यक्तित्व का। तो ये एक लंबी कहानी है जिसको मैंने बहुत ही मुख्तसर, बहुत थोड़े से शब्दों में बयान किया। ये आर्य समाज आंदोलन की ताकत को, उस दौर का क्या आर्य समाज था उसको भी बताती हैं। ये कैसे लोग थे, ये कैसे लोग थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे वो आसमां, हम अभी से क्या बताते क्या हमारे दिल में है। कीचड़ कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज झमकट कूचा एक कातिल में है। तो ऐसे शानदार गीत लिखे, पहाड़ तक भी कांपने लगे तेरे जुनून से, तो आसमां पे इंकलाब लिख दे अपने खून से। ये भी राम प्रसाद बिस्मिल की पंक्तियां हैं। कितनी बड़ी शायरी अशफाकुल्लाह ने भी की, कितनी बड़ी शायरी भगत सिंह ने भी की। ये कवि हृदय भी थे, क्रांतिकारी कवि हृदय भी थे। कितना मर्म था इनके मन में, कितना दर्द था देश के लिए, समाज के लिए। ये इनके व्यक्तित्व से पता लगता है। आज की पीढ़ी तो इन्हें भूल रही है दुर्भाग्य से। कितने बलिदानों के बाद हम आज़ाद हुए, कितने बलिदानों के बाद हमको आज़ादी मिली, हम भूल चुके हैं आज। तभी एक गलत पथ पर, सांप्रदायिक पथ पर, जातिवादी पथ पर हम चल पड़े हैं। ये जो पूरी उपलब्धियां हैं क्रांतिकारियों की, क्या ये नष्ट नहीं हो जाएंगी? ये जो आज़ादी है क्या खतरे में फिर नहीं पड़ जाएगी, जो बड़ी बलिदानों से मिली है, जिसमें लाखों लोग बलिदान हुए हैं, हिंसक आंदोलनों में भी, हिंसक क्रांतिकारी संघर्षों में भी और अहिंसक संघर्षों में भी। गांधी का भी कोई कम बड़ा योगदान नहीं है भारत को जगाने में।
क्रांतिकारियों ने भले ही आलोचना की गांधी के पथ की, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जैसे महान क्रांतिकारी ने, सबसे बड़े क्रांतिकारी ने, मैं तो कहता हूँ क्रांतिकारियों में सबसे प्रमुख व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस ने फादर ऑफ द नेशन कहा। भले असहमत थे, लेकिन अत्यंत आदरपूर्वक गांधी का नाम लिया, अत्यंत आदरपूर्वक, और उनके योगदान को सराहा, समझा, तभी तो इनके साथ चले। सुभाष भी चले, कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। मैंने कहा बिस्मिल भी कांग्रेस में ही थे, लंबे वक्त तक कांग्रेस में रहे, लंबे वक्त तक कांग्रेस के सब अधिवेशनों में भाग लिया उन्होंने। कलकत्ता अधिवेशन में लिया, दिल्ली अधिवेशन में भाग लिया। तिलक के रथ को जब वो विजय रथ कहते तो जो प्रेसिडेंट बनता था उसका एक रथ निकलता था, जुलूस निकलता था उस शहर में, उसको इन्होंने घोड़े हटाकर खुद खींचा। तो कांग्रेस को इन्होंने डिवैल्यू नहीं किया, उसको नकारा नहीं, उससे और आगे बढ़ गए। उससे 42 में कांग्रेस ने बड़ा संघर्ष किया, वो हिंसक संघर्ष था बड़ा, इसमें लोहिया, नरेंद्र देव, जाने कितने क्रांतिकारी थे, यूसुफ मेहर अली, उषा मेहता, 10,000 लोग मारे गए थे। गांधी ने वापस नहीं लिया था। चौरी चौरा में तो सिर्फ 40 पुलिस वाले मारे गए थे, थाना जला दिया था गोरखपुर में। 10,000 लोग के हिंसा के बाद भी डाक खाने फूंक दिए गए 42 में, पटरियां उखाड़ दी गई, तब भी गांधी ने वापस नहीं लिया आंदोलन। ये रियलाइज किया 21 साल बाद कि मेरा उस समय वापस लिया जाना गलत था। दैट वॉज द ग्रेटनेस ऑफ गांधी, कि वो रियलाइज करते थे अपनी गलतियों को, अपनी भूलों को सुधारते थे। यही गांधी की महानता है। क्रांतिकारी भी सुधारते थे। खुद जो है राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा कि नहीं, इन क्रांतिकारी डकैतियों में तो हत्याएं हो जाती हैं, हमें अपने लोगों की हत्या नहीं करनी, भले वो अमीर क्यों ना हो। हमको तो ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ना है, उसका खजाना लूटना है। इन्होंने सीखा उन डकैतियों से, उन क्रांतिकारी डकैतियों से सबक लिया। हर क्रांतिकारी सबक लेता अपनी कमियों से, यही इनकी ग्रेटनेस है। यही नहीं कि उसको जस्टिफाई करते रहे, गलतियों को भी जस्टिफाई जैसे आजकल लोग करते हैं। हमारे जो लीडरान वतन बन गए हैं आजकल, वो तो गलतियों को ही अपना गौरव समझते हैं, अपने बिल्डर्स की यही समझिए वो करते हैं। तो ये मैंने बहुत ही संक्षेप में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के व्यक्तित्व की चर्चा की, उस महान व्यक्तित्व की जिसको आर्य समाज ने निर्मित किया था, जिसको अशफाकुल्लाह जैसे लोगों ने अपना खून दिया, जिसको चंद्रशेखर आजाद ने सींचा, अपने खून से सींचा। बाद में एल्फ्रेड पार्क में, ठीक ये 27 में इनको फांसी हुई। 1931 में चंद्रशेखर आजाद ने भी अपना जीवन बलिदान कर दिया। 1931 में भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और बहुत सैकड़ों क्रांतिकारी अंडमान की जेलों में भेजे गए। सैकड़ों क्रांतिकारी लाहौर कॉन्स्पिरेसी में। ये ऐसी मशाल है जो जलती रहनी चाहिए हमारे दिलों में अपने क्रांतिकारियों के प्रति। और इस काकोरी कांड के शताब्दी वर्ष में तो हम सब क्रांतिकारियों को याद करें, ठाकुर रोशन सिंह को याद करें, हम राजेंद्र लहरी को याद करें, हम सब क्रांतिकारियों को याद करें, क्योंकि वो सब अलग अलग शरीर और एक ही आत्मा के थे। वो आत्मा जो भारत माता के बेटों की आत्मा है, उनके सपूतों की आत्मा है। शुक्रिया, धन्यवाद। प्रभात राय का एक बार फिर अभिवादन स्वीकार करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको थोड़ा अगर प्रेस्क्राइब कर सकें तो करें। शुक्रिया, धन्यवाद। जिंदाबाद रहिए, इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।